निधि अपने पति वरुण और सास मंजू के साथ एक गांव में रहा करती थी। निधि की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वरुण एक लंबे समय से किसी पक्के काम की तलाश को कर रहा था, लेकिन वरुण अनपढ़ था और इसी वजह से बेचारे को कोई पक्का काम भी नहीं मिल पा रहा था। अब इसलिए उसे हर दिन मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, जिस वजह से वरुण को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता और वो घर पर आता है और घर पर राशन भी नहीं होता। तभी मंजू अपने बेटे से बोलती है, हे भगवान, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इस गरीबी में सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। भूख के मारे मेरी तो जान जा रही है। मैं क्या करूँ माँ, अगर मौसम खराब नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम जरूर कर लेता। वरुण इतना बोल ही रहा था कि तभी हाथों में एक कटोरी खिचड़ी लिए हुए निधि आती है और उस खिचड़ी को मंजू को देते हुए बोलती है, माँ जी, आप ये खा लीजिए। अरे, ये खिचड़ी कहाँ से ले आई बहू तू? माँ जी, बस यही मुट्ठी भर अनाज घर में रखा हुआ था तो मैंने आपके लिए खिचड़ी बना दी। आप इसे खा लीजिए। इससे आपकी भूख पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होगी, पर आपके पेट को थोड़ा बहुत आराम जरूर मिल जाएगा। निधि इतना बोल ही रही थी कि तभी घर की लाइट चली जाती है। सभी को पसीना आना शुरू हो जाता है और तभी मंजू बोलती है, पहले ही भूख से इतना परेशान हो रहे थे और अब ये लाइट भी चली गई। हे प्रभु। ओ, मुझे याद आया, हमने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा। लगता है उन्होंने हमारी बिजली काट दी। हे भगवान, लाइट कट गई तो फिर अब हम इस गर्मी में कैसे रहेंगे? मेरा तो अभी से ही जी घबरा रहा है। माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपके लिए अभी हाथ वाला पंखा लेकर आती हूँ और उससे आपकी हवा करती हूँ। अरे, कब तक हवा करती रहेगी बहू? जब तक बिल जमा नहीं हो जाता तब तक लाइट नहीं आएगी और पता नहीं बिल कब जमा होगा। बस मौसम ठीक हो जाए माँ, उसके बाद जल्दी से काम ढूंढता हूँ मैं, ताकि मैं बिजली का बिल भर सकूँ। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी बढ़ती चली जाती है। छोटे मोटे काम करके वरुण जैसे तैसे पैसे जोड़ना शुरू करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे जमा नहीं होते कि वो बिजली का पूरा उधार उतार सके, जिस वजह से करीबन 1 महीने तक गर्मी के मौसम में निधि और उसका ससुराल बिना बिजली के रहा। अब गर्मी ज्यादा होने की वजह से मंजू की तबीयत भी खराब होने लगती है और उसे हर वक्त घबराहट सी होने लगती है। ऐसे एक दिन निधि अपनी पड़ोसन सरला के यहाँ जाती है और उससे बात करती है। सरला बहन, जरा मेरी थोड़ी सी मदद तो कर दो। हाँ बोलो निधि, क्या बात है? क्या मदद चाहिए तुम्हें? सरला बहन, तुम्हारे घर पर 2 कूलर है ना, तो एक कूलर कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके लिए चाहिए। कूलर चाहिए? अरे, हम तो दोनों कूलर का इस्तेमाल करते हैं। बस 1-2 दिन की ही बात है, तुम मेरी मदद कर दो, फिर मेरे पति पैसे जोड़कर नया कूलर ले आएंगे। तब तक आप अपना एक कूलर हमें दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें कूलर तो दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें हर दिन मुझे पैसे देने होंगे किराए के रूप में, क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है। क्या किराया देना पड़ेगा? पर कितना किराया चाहिए तुम्हें? 1 दिन के 100 लगेंगे। अगर दे सकती हो तो वो रहा कूलर और वो रहा गेट, और कूलर को ले जाओ। लेकिन अगर नहीं दे सकती हो तो गेट तो वहीं पर है, चले जाओ। अच्छा, चलो ठीक है, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे अपना कूलर दे दो। ऐसे ही निधि सरला के घर से कूलर उठाकर अपने घर ले आती है और उसे मंजू के पास रखकर चालू कर देती है। कूलर की ठंडी हवा से मंजू को थोड़ी राहत मिलती है और उसे चैन की सांस आती है। 1 हफ्ते तक तो निधि जैसे तैसे करके सरला का कूलर हर दिन किराए पर लाती रहती, लेकिन उस बेचारी के पास पैसे खत्म हो चुके थे, जिस वजह से वो सरला को कूलर का किराया नहीं दे पाती। एक दिन जब मंजू आराम से कूलर की ठंडी हवा में सोई थी, तभी वहाँ पर सरला आती है और कूलर का स्विच बंद कर देती है और गुस्से में बोलती है, हाँ बस बस बस, बहुत खाली कूलर की हवा तुम लोगों ने। पैसे तो तुमसे दिए नहीं गए हैं। अब मैं कूलर वापस लेके जा रही हूँ। पर क्यों सरला बेटी, क्या हो गया? अरे क्या हुआ तो आप ऐसे पूछ रही हो अम्मा, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपकी जो लाडली बहू है ना, मेरे से ना किराए पे लेके आई थी कूलर और फ्री में हवा खा रही है। पैसे तो दिए नहीं गए तो मैं कूलर तो लेकर ही जाऊंगी ना। कूलर का किराया नहीं दिया, इसका क्या मतलब है? अरे सरला बहन, तुम क्यों माँ जी के आगे ये सब बोल रही हो? ये बातें तो हम दोनों के बीच की हैं। अरे कूलर की हवा खाने वाले को पता भी तो होना चाहिए कि वो किराए वाले कूलर से हवा खा रही हैं। इतना कहकर सरला सारी बातें मंजू को बताती है, जिसे सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुखी हो जाती है।
सरला निधि की बेइज्जती करके वो कूलर अपने साथ वापस ले जाती है और फिर से गर्मी की वजह से मंजू की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। दिन गुजरते हैं। अपनी सास की बिगड़ती हालत देखकर ऐसे ही एक दिन निधि वरुण से कहती है, सुनिए जी, माँ जी की हालत गर्मी में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्हें सारा दिन घबराहट होती रहती है। अब मैं क्या करूं निधि? मुझे मुझे तुम बताओ। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं सब कुछ कर तो रहा हूँ। जी, हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे माँ जी को इस गर्मी में ठंडक मिल जाए। ठंडक के लिए हमें कूलर या एसी की जरूरत होगी, जो कि हम ला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसे तो है ही नहीं जो हम खरीद सके। आप कूलर और एसी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हम उस चीज का प्रयोग करते हैं ना, जो कि पहले के जमाने में लोग किया करते थे गर्मी से राहत पाने के लिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा निधि, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो। जी क्यों ना, हम इन गर्मियों में माँ जी के लिए बर्फ का घर ही बना दें। बर्फ का घर? कैसी बात कर रही हो निधि? इतनी गर्मी में बर्फ कुछ घंटों में पिघल जाएगी। बर्फ का घर नहीं वरुण, ऐसा घर जिसमें सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी हवा हो। क्या सच में ऐसा कोई घर बनाया जा सकता है? अजी बिल्कुल बनाया जा सकता है। पहले के जमाने में जब लोगों के पास कूलर, पंखे, बिजली की सुख सुविधा नहीं होती थी, तभी तो लोग गर्मी के मौसम में ठंडक पाने के लिए घर बनाया करते थे ना। लेकिन उस जमाने की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। आज के समय में ऐसा कैसे हो सकता है? अरे चाहोगे तो सब कुछ होगा, बस आप मुझे जरूरत के अनुसार सामान ला दीजिए। उससे मैं माँ जी के लिए इन गर्मियों में बर्फ वाला घर बना के दूंगी। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम्हारे लिए सब ला दूंगा जो तुम्हें चाहिए। गर्मियों में अपना बर्फ वाला घर बनाने के लिए निधि सबसे पहले वरुण से बहुत सारी मिट्टी घर पर मंगवाती है और वो आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा कमरा बनाना शुरू करती है। क्योंकि निधि को घर के काम के साथ साथ मंजू की देखभाल भी करनी होती है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी तो गर्मी में बर्फ वाला घर नहीं बना पाती। कई दिन यूं ही मेहनत से गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो मिट्टी से घर बना रही होती है, तभी वहाँ पर मंजू आ जाती है और निधि को देखकर कहती है, अरे बहू, तू ये सब क्या कर रही है? इतनी गर्मी में बाहर मिट्टी में क्या बना रही है? माँ जी, बस आपके लिए कुछ अच्छा बना रही हूँ। मेरे लिए? पर क्यों? बस माँ जी, इसे बनकर तैयार हो जाने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ और किस लिए बना रही हूँ। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतनी गर्मी में तो वैसे भी सारा दिन काम करती रहती है और ऊपर से पता नहीं क्या बना रही है। गर्मी से राहत पाने के लिए बना रही हूँ माँ जी। जो भी बना रही हूँ आप ही के लिए बना रही हूँ, बस आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। तेरी ये गोल मटोल सी बातें तो मेरी समझ के बाहर है। बहू, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। अरे माँ जी, आप आराम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, बहुत सारा काम है अभी मुझे। निधि अपना काम करती है और मंजू अंदर आराम से जाकर सो जाती है। दिन गुजरते हैं और अब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिस वजह से मंजू की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और अब बेचारी मंजू सारा दिन बस चारपाई पर ही लेटी रहती। वहीं दूसरी तरफ निधि के बर्फ वाले घर का काम भी लगभग पूरा होने वाला होता है। निधि का घर लगभग बनकर तैयार हो चुका था, जिसके बाद वरुण और निधि मिलकर बर्फ वाले घर की छत को तैयार करने के लिए केले के पत्ते, सूखी घास और कई सारी चीजों का तालमेल बिठाकर एक छप्पर की तैयारी करते हैं और उस छप्पर को वो अपने उस कच्चे घर के ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके वरुण एक छोटे से पंखे का इंतजाम करता है और कच्चे घर के अंदर लगा देता है। तपती गर्मी में वो मिट्टी का घर अंदर से एकदम ठंडा होता है। साथ ही छप्पर लगने की वजह से बाहर की गर्म हवा भी अंदर ठंडी होकर जाने लगती है, जिस वजह से घर के अंदर भी ठंडक हो जाती है। और निधि फिर से वरुण से कहती है, अब हमारा गर्मियों में बर्फ वाला घर बनकर तैयार है। आप जल्दी से माँ जी को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तुम चारपाई पर बिस्तर बिछाओ, तब तक मैं माँ को लेकर आता हूँ। बस माँ जी को ये घर पसंद आ जाए और उन्हें गर्मी से राहत मिल जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। अरे माँ को भी पसंद आएगी। हम दोनों ने इतनी मेहनत जो की है और हमें भी यहाँ खड़े खड़े कितना अच्छा लग रहा है और माँ को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप जल्दी से जाकर माँ जी को यहाँ ले आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। निधि की बात सुनकर वरुण जल्दी से मंजू को निधि के बनाए हुए गर्मियों के बर्फ वाले घर के अंदर ले आता है। जैसे ही मंजू मिट्टी के ठंडे घर के अंदर जाती है, उसे बहुत राहत महसूस होती है और मंजू एक राहत भरी सांस लेते हुए निधि से कहती है, बहू, तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया? बिल्कुल माँ जी। कैसा लगा आपको अपनी बहू का गर्मियों में बर्फ वाला घर? बहू, इस घर में तो सच में बर्फ जैसा एहसास हो रहा है। इतनी ठंडक महसूस हो रही है ना,
ऐसा लग रहा है जैसे तपती गर्मी से निकाल कर तू मुझे बर्फीली वादियों में ले आई है। माँ बस आपकी सेहत के लिए निधि इतनी मेहनत से ये मिट्टी का घर बना रही थी। जी माँ जी, मैं आपकी गर्मी में बिगड़ती हालत और नहीं देख सकती थी, बस इसीलिए मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया है। सच में बहू, इतनी गर्मी में तूने मुझे बर्फ जैसा ठंडा घर बना कर दे दिया है। इससे ज्यादा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पर। तो हाँ, अब बात पक्की रही माँ जी, अब तो आप इस बर्फ वाले घर में ही रहोगी। अब न हमें किसी के यहाँ कूलर मांगने की जरूरत है और न ही किसी की बातें सुनने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। हम गरीब है तो क्या हुआ, हम अपनी गरीबी में अच्छा सोच सकते हैं। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। सच में तुम जैसी बहू पाकर तो मेरा जीवन ही सफल हो गया बेटा। वैसे ये बर्फ वाला घर काफी बड़ा है, इसमें आपके साथ साथ ना हम दोनों भी रह सकते हैं, अगर आप चाहो तो माँ जी। ये भी कोई कहने की बात है भला? मैं अकेली थोड़ी रहूंगी, तुम दोनों भी मेरे साथ ही रहोगे। अब जब सब ठीक हो गया है तो सबके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाता हूँ मैं। अपने बर्फ वाले घर में नींबू पानी पीकर मजे लेते हैं हम। इतना कहकर वरुण सभी के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी लेकर आता है और इस तरह से निधि की मेहनत से गर्मियों में बनाया हुआ बर्फ वाला घर अब हर गर्मी में उन लोगों के लिए ठंडक पाने का आसरा बन जाता है और गर्मी का मौसम आराम से निकल जाता है। रमा आराम से बैठकर मूंगफली खा रही होती है। तभी वहाँ रमा की बहू नीतू आती है। माँ जी, आज रात में क्या खाने के लिए बनाऊं मैं? बहू, अभी तो दिन हो रहा है और तू दिन में ही रात के खाने की तैयारी कर रही है। अरे रात की रात में देखी जाएगी क्या बनाना है और क्या खाना है हमें। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे माँ जी, एक तो वैसे ही इतनी ठंड है, काम करने का मन नहीं करता है मेरा, इसलिए पूछ रही हूँ क्या बनाना है बता दो, जल्दी बना दूंगी और सब जल्दी खाकर सो जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो मुझे भी सही लग रही है तेरी। वैसे सर्दियों में सरसों का साग बड़ा अच्छा लगता है। एक काम कर, सरसों का साग बना ले और रोटी भी बना दियो घी लगाकर। ठीक है माँ जी, मैं सब बना दूंगी, बस रोटियां जब खाने बैठेंगे तभी बनाऊंगी। गरम गरम रोटियां ही तो अच्छी लगती है ना। मेथी रखी है माँ जी, मेथी के पराठे भी बना दूं क्या? नहीं बहू, मेथी के पराठे सुबह बना देना, गर्मा गर्म चाय के साथ सब लोग 4-5 तो चट कर ही जाएंगे। नीतू खाने की तैयारी में अभी से ही लग जाती है। ऐसे ही रमा का परिवार खाने का बहुत शौकीन था, इसीलिए हर रोज उनके घर में देसी खाना बनाया जाता था। एक दिन नीतू का पति अंकित बाजार से फ्रेंच फ्राइज लेकर घर आता है और अपनी माँ बीवी को बुलाता है। कितने दिन हो गए थे ना माँ फ्रेंच फ्राई खाए हमें। देखो मैं लेकर आया हूँ, रास्ते में बनते हुए दिख गए तो मैं ले आया। और नीतू एक प्लेट ले आओ और हाँ एक कटोरी भी लाना चटनी रखने के लिए। अंकित, तुझे पता है ना कि हम लोग ये सब नहीं खाते, फिर तू क्यों लेकर आया है रे? माँ मेरा बहुत मन था फ्रेंच फ्राई खाने का और आपको भी तो अच्छे लगते हैं ना। अरे मुझे नहीं पसंद है ये बिल्कुल भी। वो तो बाहर का कभी कभी कुछ खा लेती हूँ, वरना तो मुझे घर की दाल चावल ही भाती है। उसका मुकाबला ये थोड़ी कर सकता है। माँ जी की ये बात तो मैं भी मानती हूँ, जो स्वाद दाल चावल रोटी सब्जी में है ना, वो किसी और में नहीं है। बाकी सब तो बस ऐसे ही है, मैं तो खुद नहीं खाती बाहर का। क्या यार, मैं लेकर तो आया हूँ, खा लो ना थोड़ा बहुत तो खा ही सकती हो। अब ऐसा करोगी तो मेरा भी मन नहीं करेगा खाने का। अच्छा चल ठीक है, अब ले ही आया है तो वापस तो होगा नहीं। जा बहू ले आ कटोरी प्लेट। नीतू प्लेट लेकर आती है। सब लोग खाने लगते हैं। थोड़ा सा ही खाते हैं कि तभी अंकित कहता है, आप दोनों सही कह रहे हो, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे तो अच्छा मैं कुछ लाता ही नहीं। पैसे लगाए लेकिन कुछ आया ही नहीं अच्छा। अरे हमने तो पहले ही कहा था ये बाहर की चीज अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं कैसे लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। बहू लेकर जा इसे यहाँ से। मैं नहीं लेकर जा रही माँ जी, मैंने पहले ही बोला था अंकित को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी और अब जब खुद ही उसको अच्छा नहीं लग रहा तो मान गया हमारी बात। अरे बहू आज अकल आ गई, तभी तो अब ये नहीं खा रहा। वैसे कुछ भी कहो, हम लोग बाहर का कम ही खाते हैं, वरना मैंने तो देखा है कि लोग बस बाहर का ही खाकर दिन गुजार देते हैं अपना। माँ जी तभी तो उनका शरीर भी ऐसा होता जा रहा है कि हवा आए और उड़ जाए। अंकित ये प्लेट आपकी वजह से लाई थी मैं तो, अब इसे आप ही धोगे, मैं नहीं कर रही कुछ भी। ठीक है मैं धो दूंगा। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा मत किया करो। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी आप हमारी बात नहीं मानते हो तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है।
पूरे मुंह का स्वाद खराब हो गया। अरे हाँ भाई, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। अब आगे से नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ अब खाना क्या बनाना है, या फिर यही खाकर पेट भर गया? इसे खाया होता ना तो पेट भरता, खाया ही नहीं है तो पेट कहाँ से भरेगा। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं पालक की दाल खाऊं। एक काम करो, घर में अगर पालक है तो पालक की दाल बना दो, अगर नहीं है तो मैं बाहर से लेकर आता हूँ। ठीक है, बाजार से ही ले आओ, पालक नहीं है घर में। रमा का परिवार ऐसा ही था। कुछ दिनों बाद रमा बहुत परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन रमा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। ये देखकर नीतू और अंकित दोनों ही रमा के कमरे में उससे बात करने जाते हैं और अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रही हो, पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं आई। नीतू कह रही थी। परेशानी की बात ही है तो परेशान कैसे ना रहूं मैं। परेशानी की बात? क्या मतलब है माँ जी आपका? कौन सी परेशानी की बात है? मेरे जेठ जी विदेश से वापस आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो जितने भी दिन यहाँ आएंगे ना, उन्हें बस हमारे घर पर रहना है। यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। माँ जी, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि आपके जेठ जी आ रहे हैं। इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे बहू, परेशानी की बात ये नहीं कि वो आ रहे हैं, परेशानी की बात तो ये है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। माँ आप आधी अधूरी बात क्यों कर रही हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताओगी तो हमें समझ भी आएगा कि आप क्या कहना चाहती हो और किसी के आने से परेशानी क्यों हो रही है। हाँ माँ जी, पहले आप लंबी सांस लो और फिर आराम से पूरी बात बताओ। मेरे जेठ बड़े सख्त मिजाज के हैं। जब मैं शादी करके घर में आई थी तब भी उन्हें खाने को लेकर बड़ी परेशानी थी। उन्हें ये सब घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी? उन्हें अगर घर का खाना नहीं पसंद है तो हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे और वो भी उनका ही मनपसंद खाना होगा। अरे बहू, वो बाहर का कुछ नहीं खाते। उन्हें जो बाहर बनता है वो पसंद नहीं, बस वो घर का बना होना चाहिए। जब मैं शादी करके आई थी तब यही थे घर में बड़े। जब इन्हें इनकी पसंद का खाना नहीं मिलता तो ये खाना ही छोड़कर बैठ जाते थे। हाँ तो रहने दो ना माँ, अब मेहमान है तो मेहमान की तरह रहेंगे ना। जो कुछ मिलेगा चुपचाप खा लेंगे। अब उनके लिए 56 भोग तो हम बना नहीं सकते। अंकित बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तेरे बड़े पापा हैं। वो जितने सख्त मिजाज के हैं, दिल के उतने ही नरम हैं। जब तू पैदा हुआ था ना तो तुझे याद भी नहीं होगा। तू इतना छोटा था तब भी तुझे खिलाते रहते थे। उनकी गोद में ही शांत होता था तू, वरना पूरा दिन भय भय करके रोता था। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए अब तक। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब। अरे बहू, इतना भी आसान नहीं है संभालना। वो विदेश में रहते हैं, अब उन्हें विदेश का खाना पसंद होगा। वो कैसे बनाएंगे? हमें तो आता भी नहीं है। माँ जी, आजकल फोन पे सब मिल जाता है। आप ये बताइए कि आपके जेठ जी के साथ और कोई भी आ रहा है क्या, या फिर बस वो अकेले ही आ रहे हैं? जब जेठ जी आ रहे हैं तो जेठानी जी भी तो आ रही होंगी ना। जेठ जी जेठानी जी के साथ कहीं आते जाते हैं तो यहाँ भी साथ ही आएंगे। रमा और बाकी सब लोग काफी परेशान थे। 2 दिन बाद रमा का जेठ मनोज और जेठानी लता घर आती है। मेहमानों को हॉल में बिठाकर सब लोग रसोई में थे। माँ जी, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। बर्गर बनाया है, देखना बाहर सबको बर्गर बहुत पसंद आएगा। नीतू दोनों के लिए बर्गर लेकर जाती है और खाने को देती है, लेकिन बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और मनोज कहता है, ये क्या बनाया है? अरे बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसने बनाया इसे? माफ करना ताऊ जी, वो मैं ये पहली बार बना रही थी तो गलती हो गई मुझसे। जेठ जी आप रुकिए, मैं दोबारा बनवा देती हूँ। दोबारा क्यों बनाया है? अरे हम इतने सालों बाद देश में वापस आए हैं। वहाँ विदेश में तो यही सब खाते थे। सोचा अपने देश जाएंगे, देसी खाना खाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो बर्गर बना के दे दिया हमें। अरे इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? हम घर का खाना बना दे तो? बिल्कुल भी नहीं। अरे वक्त के साथ सब बदल जाता है तो हम भी बदल गए। मेहमानों के लिए बर्गर पहली बार बनाया था, लेकिन आपने ये बोलकर हमारी चिंता ही दूर कर दी। रमा और नीतू जल्दी से दाल चावल रोटी सब लाती हैं और फिर सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।